नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम 3 दिलचस्प विषयों की गहराई में उतरेंगे। पहला, भारतीय संविधान। इसे बनाने का श्रेय ज्यादा किसे मिलना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर या सर BN राव? इस पर आजकल काफी बातें हो रही हैं, तो हम इसकी परतें खोलेंगे। दूसरा, खाद्य और कृषि संगठन मतलब FAO। उसे 80 साल होने वाले हैं, तो दुनिया से भुखमरी मिटाने की कोशिश में इस संगठन ने क्या किया है, आज क्या मुश्किलें हैं और आगे का रास्ता क्या दिखता है। और तीसरा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC। इसका भविष्य कैसा है? क्या ये बड़ी योजना आज के माहौल में कामयाब हो पाएगी? तो चलिए इन विषयों को खंगालते हैं, देखते हैं कि इनमें हमारे लिए क्या खास जानने लायक है। आइए इसे खोल कर समझते हैं। तो पहला मुद्दा, आजकल एक बात सुनने में आ रही है कि हमारे संविधान के असली हीरो डॉक्टर अंबेडकर नहीं बल्कि सर BN राव थे। ऐसा कहा जा रहा है कि राव ने ही पूरा ड्राफ्ट बनाया था और अंबेडकर ने तो बस उसमें भाषा सुधारी। इस दावे में कितना दम है? हाँ, ये बात उठाई जा रही है। देखिए, इसे आप इतिहास को एक नए नजरिए से देखने या कहें कि फिर से लिखने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में रिविजनिज्म कहते हैं। ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं लगती, इसके पीछे एक सोच हो सकती है। शायद डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को, खासकर दलित चेतना पर उनके असर को थोड़ा कम करके दिखाने के। ये उस सामूहिक याद पर, उस कलेक्टिव मेमोरी पर असर डालने जैसा है जो किसी भी देश के लिए जरूरी होती है। ये समझना वाकई जरूरी है कि असलियत क्या थी, तो दोनों की भूमिका असल में क्या रही संविधान बनाने में। देखिए, सर BN राव यकीनन एक बहुत काबिल सिविल सर्वेंट थे और कानून के बड़े जानकार। कानून की बारीकियों पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी। उन्होंने पहले 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसका ड्राफ्ट बनाने में भी मदद की थी। अच्छा? तो जुलाई 1946 में उन्हें संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार। उनका काम काफी हद तक आप कह सकते तकनीकी था, जैसे दुनिया के अलग अलग संविधानों को पढ़ना, उनकी अच्छी बातें नोट करना, फिर संविधान सभा की जो अलग अलग कमेटियां थीं, उनकी रिपोर्टों को समझना और उस वक्त के बड़े कानूनी जानकारों से सलाह लेना। काफी रिसर्च वाला काम था। हाँ, बिल्कुल। इस पूरी रिसर्च और मेहनत के बाद अक्टूबर 1947 में उन्होंने संविधान का एक पहला मसौदा तैयार किया, जिसे वर्किंग ड्राफ्ट कहा गया। ये उन्होंने संविधान सभा के सामने रखा। इसमें करीब 243 अनुच्छेद और 13 शेड्यूल थे। तो ये एक शुरुआती ढांचा था, एक बुनियाद कह सकते हैं, जैसे किसी इमारत का पहला नक्शा बनता है वैसा। ठीक है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि राव संविधान सभा के चुने हुए सदस्य नहीं थे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जी, वे जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। वो एक विशेषज्ञ थे, सलाहकार थे। उनका काम सलाह देना था, फैसले लेना या उन पर बहस करके सहमति बनाना वो उनका काम नहीं था। हाँ, उनका बनाया ढांचा बहुत महत्वपूर्ण था, इसमें कोई शक नहीं, पर वो सलाहकार थे। तो अगर राव ने वो तकनीकी बुनियाद रखी, वो नक्शा दिया, तो फिर डॉक्टर अंबेडकर का रोल कहाँ आता है? उन्हें तो संविधान का आर्किटेक्ट या मुख्य वास्तुकार माना जाता है। ये सिर्फ तकनीकी तो नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर राव ने नक्शा दिया तो अंबेडकर वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने उस नक्शे के आधार पर एक ऐसी इमारत खड़ी की जिसमें सिर्फ ईंट पत्थर न हो, बल्कि एक आत्मा हो, एक मकसद हो। वो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति, उसके चेयरमैन थे। जी। उनका काम राव के दिए तकनीकी ड्राफ्ट को एक राजनीतिक और सामाजिक दस्तावेज में बदलना था। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें आजाद भारत के लोगों की उम्मीदें, उनकी आकांक्षाएं, वो सब दिखाई दें। उन्हें संविधान सभा में एक एक क्लॉज पर तीखी बहसों का सामना करना पड़ा, अपने तर्कों से उसका बचाव करना पड़ा। और सबसे बड़ी चुनौती थी अलग अलग हितों वाले समूहों, जैसे जमींदार, किसान, उद्योगपति, मजदूर, फिर अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग, इन सब के बीच आम सहमति बनाना। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल काम रहा होगा। बिल्कुल, ये राजनीतिक कौशल और नेतृत्व का काम था, और ये जिम्मेदारी अंबेडकर की थी, राव की नहीं। या ये वाकई दिलचस्प हो जाता है कि कैसे एक तकनीकी ड्राफ्ट एक जीवंत दस्तावेज बनता है। हाँ, और देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपनी आखिरी स्पीच दी थी। उसमें सर BN राव का जिक्र किया था। उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि जो श्रेय उन्हें दिया जा रहा है, उसका एक हिस्सा सर BN राव को भी मिलना चाहिए, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार के लिए संविधान का रफ ड्राफ्ट तैयार किया था।
ये उनके शब्द थे, रफ ड्राफ्ट। अच्छा, रफ ड्राफ्ट। जी, इसमें दो बातें गौर करने लायक हैं। पहली, अंबेडकर का बड़प्पन कि उन्होंने राव के योगदान को माना, और दूसरी, उन्होंने रफ ड्राफ्ट शब्द इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है एक कच्चा मसौदा, एक शुरुआती बिंदु। इस रफ ड्राफ्ट पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने 141 दिनों तक बैठकें की, उस पर गहन विचार विमर्श किया, उसमें बदलाव किए, चीजें जोड़ी हटाई, तब जाकर फाइनल ड्राफ्ट बना। मतलब राव ने ढांचा दिया और अंबेडकर और उनकी कमेटी ने उसे तराश कर, उसमें जान डालकर उसे वो रूप दिया जो आज हमारे सामने है। एक ऐसा रूप जिसमें न्याय और बराबरी की बात हो। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। राव ने फ्रेमवर्क दिया, अंबेडकर ने उसे मुकम्मल बनाया। और एक और बात है जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं। क्या? डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में दोबारा चुना जाना, वो भी अपने आप में कहानी है। वे पहले बंगाल से चुने गए थे, हाँ। लेकिन भारत के बंटवारे के बाद वो सीट पाकिस्तान में चली गई, उनकी सदस्यता खत्म हो गई। फिर कांग्रेस पार्टी में उस वक्त कई लोग नहीं चाहते थे कि अंबेडकर वापस सभा में आए। अच्छा जी, लेकिन तब महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया। हालांकि गांधी और अंबेडकर के बीच कई मुद्दों पर गहरे मतभेद थे, ये सब जानते हैं, लेकिन गांधी जानते थे कि अंबेडकर की काबिलियत और खासकर अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए उनका होना कितना जरूरी है। गांधी के कहने पर ही M.R. जयकर ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सीट से इस्तीफा दिया और वहां से फिर अंबेडकर को चुनकर लाया गया। ये गांधी की दूरदर्शिता थी, कह सकते हैं। ये जानना वाकई अहम है। मतलब तकनीकी ड्राफ्ट और एक जीवित दस्तावेज में क्या फर्क है, खासकर जब हम संविधान की बात करते हैं। तो अंबेडकर ने इसमें वो जान कैसे डाली? कुछ खास उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, खासतौर पर अनुच्छेद 17 जो छुआछूत को गैर कानूनी करार देता है और उसे खत्म करता है। ये अंबेडकर की दृढ़ता का नतीजा था। फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, DSP जिन्हें कहते हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो आने वाली सरकारों को रास्ता दिखाते हैं कि उन्हें देश में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने के लिए काम करना है। ये विजन अंबेडकर का था। आरक्षण जैसी जो सकारात्मक कार्यवाही की नीतियां हैं, उनके पीछे का पूरा दर्शन वो डॉक्टर अंबेडकर ने ही दिया था, ताकि सदियों से पिछड़े हुए समुदायों को बराबरी पर आने का मौका मिल सके। और उनकी वो मशहूर चेतावनी तो हमेशा याद रखनी चाहिए। कौन सी? उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में तो बराबरी होगी, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में गैर बराबरी बनी रहेगी। और उन्होंने चेताया था कि अगर इस गैर बराबरी को जल्द खत्म नहीं किया गया तो राजनीतिक लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। बहुत गहरी बात थी ये। जी, यानी सिर्फ वोट का अधिकार काफी नहीं है, समाज में और आर्थिक स्तर पर भी बराबरी लानी होगी। ड्राफ्टिंग कमेटी के ही एक और सदस्य थे, TT कृष्णाचारी। उन्होंने बाद में संविधान सभा में खुलकर कहा था। क्या कहा था? कि कमेटी के 7 सदस्यों में से कोई बीमार रहता था, कोई अमेरिका में था, कोई राज्य के कामों में व्यस्त था, किसी ने इस्तीफा दे दिया था। नतीजा ये हुआ कि संविधान का मसौदा तैयार करने का लगभग पूरा बोझ असल में अकेले डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर ही आ पड़ा था। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि राव एक कुशल संवैधानिक इंजीनियर थे जिन्होंने नींव का नक्शा दिया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उस संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, उसके नैतिक मार्गदर्शक थे, जिन्होंने उसमें न्याय, बराबरी और राष्ट्रीय उद्देश्य का भाव भरा। राव ने ढांचा बनाया, अंबेडकर ने उसमें आत्मा फूंकी। बिल्कुल। चलिए अब रुख करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, जो दुनिया से भूखमरी मिटाने के लिए काम कर रही है। अगले साल 2025 में इसे बने हुए 80 साल पूरे हो जाएंगे। ये एक लंबा सफर है। जी हाँ, 80 साल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। FAO, जैसा आपने कहा, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। देखिए, आज भी ये कड़वी हकीकत है कि दुनिया के करीब 8% आबादी, 8.2% का आंकड़ा है, वो कुपोषण की शिकार है। मतलब उन्हें पेट भरने लायक या पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता। 8% भी बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम 80 साल पीछे जाएं, 1945 में जब FAO बना था, तब दूसरा विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था, दुनिया में तबाही मची हुई थी। FAO के पहले सर्वे में पता चला था कि उस समय दुनिया की 2/3 आबादी यानी लगभग 66% लोग ऐसी जगहों पर रहते थे जहां खाना पर्याप्त था ही नहीं। 2/3? जी। आज दुनिया की आबादी तब से 3 गुनी से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन हम इतना खाना पैदा कर रहे हैं कि सिद्धांत रूप में हर इंसान का पेट भर सकता है। जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने बताया था, भूखमरी अक्सर
मतलब खाने की कमी की वजह से नहीं होती, हाँ, बल्कि लोगों की उस खाने तक पहुंच ना होने या उसे खरीदने की क्षमता ना होने या फिर वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी की वजह से होती है। खाना होता है पर सब तक पहुंचता नहीं। ये बहुत अहम बात है। तो इन 80 सालों में FAO ने क्या अहम काम किए हैं? कुछ बड़ी उपलब्धियां क्या रही? कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। एक बहुत बड़ी सफलता थी रिंडरपेस्ट नाम की पशुओं की भयानक बीमारी का खात्मा। रिंडरपेस्ट? हाँ, इसे कैटल प्लेग या पशुओं का प्लेग भी कहते थे। ये वायरस करोड़ों मवेशियों को मार देता था, जिससे किसानों और पशुपालकों की रोजी रोटी छिन जाती थी। FAO के नेतृत्व में एक वैश्विक अभियान चला और 2011 में दुनिया को इस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया। ये चेचक के बाद दूसरी बीमारी थी जिसे दुनिया से पूरी तरह खत्म किया गया। वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। दूसरा कोडेक्स एलिमेंटेरियस। कोडेक्स एलिमेंटेरियस ये लैटिन शब्द है जिसका मतलब है फूड कोड, यानी खाद्य नियम। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाने की चीजों की सुरक्षा और गुणवत्ता के मानक तय करता है। अच्छा। इसका मकसद है कि हम जो खाना खाएं वो सुरक्षित हो और खाने के सामान का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो सही नियमों के तहत हो, कोई गलत चीज ना बेचें। ठीक है। और तीसरा 1940 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय चावल आयोग का बनना। इस आयोग ने चावल की पैदावार बढ़ाने में खासकर एशिया में अहम भूमिका निभाई। भारत में जो हरित क्रांति हुई, जिसमें ज्यादा उपज देने वाली किस्में जैसे आयारेट और नई तकनीक अपनाई गई, उसमें इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी हाथ था। भारत जो कभी अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था, वो आत्मनिर्भर बना। हाँ, हरित क्रांति तो बहुत महत्वपूर्ण थी। इनके अलावा जैसे समुद्र में मछली पकड़ने को टिकाऊ बनाने के लिए नियम बनाना, दुनिया भर में फसलों और पशुओं की बीमारियों पर नजर रखना और उनके फैलने से रोकने के लिए देशों के बीच जानकारी साझा करना, इन सब में FAO का अहम योगदान रहा है। हाल ही में जैसे 2019-20 में जब अफ्रीका और एशिया के कई देशों में टिड्डी दल का बड़ा हमला हुआ था। हाँ, वो तो बहुत भयानक था। जी, तो FAO ने चेतावनी जारी की, देशों की मदद के लिए फंड जुटाया और लाखों हेक्टेयर फसल को बचाने में मदद की। तो ये तो हुई सफलताओं की बात, लेकिन आज के दौर में FAO के सामने मुश्किलें भी नई और बड़ी होंगी। बिल्कुल, आज की चुनौतियां काफी अलग हैं और ज्यादा जटिल हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। एक तरफ तो हमने प्रगति की है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ा खतरा है जलवायु परिवर्तन। हाँ, ये तो हर जगह असर डाल रहा है। जी, कहीं भयानक बाढ़ आ रही है तो कहीं लंबा सूखा पड़ रहा है। मौसम का मिजाज बदल रहा है और इसका सबसे बुरा असर खेती पर पड़ रहा है। उस छोटे किसान के बारे में सोचिए जिसकी पूरी जिंदगी और कमाई एक फसल पर टिकी होती है। सही बात है। फिर है नए नए कीट और बीमारियां, जैसे फॉल आर्मी वर्म नाम का कीड़ा। ये मक्के की फसल को चट कर जाता है। ये अमेरिका से चल के अफ्रीका और अब एशिया तक पहुंच गया है। इसी तरह बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा वो पोल्ट्री उद्योग के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। और ये कीड़े और बीमारियां किसी देश की सीमा नहीं मानते हैं, ये वैश्विक समस्या हैं। और कोई बड़ी चुनौती? हाँ, तीसरी बड़ी चुनौती है दुनिया में बढ़ते झगड़े और तनाव, मतलब भू राजनीतिक तनाव। रूस यूक्रेन युद्ध इसका बड़ा उदाहरण है। यूक्रेन और रूस दुनिया के बड़े अनाज निर्यातक देश हैं। उन्हें दुनिया की ब्रेड बास्केट कहा जाता था। हाँ। लड़ाई की वजह से गेहूं, मक्का, सूरजमुखी तेल, इन सब की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा। दुनिया भर में खाने की चीजों के दाम बढ़ गए और इसकी सबसे ज्यादा मार गरीब देशों और गरीब लोगों पर पड़ी। ये तो वाकई गंभीर और उलझी भी चुनौतियां हैं। तो इनसे निपटने के लिए FAO क्या कर रहा है? समाधान किस दिशा में खोजा जा रहा है? FAO कुछ खास पहलों के जरिए इन चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रहा है। एक है हैंड इन हैंड इनिशिएटिव। हैंड इन हैंड? जी, इसका मकसद है उन देशों या इलाकों की पहचान करना जहां गरीबी और भुखमरी सबसे ज्यादा है, लेकिन साथ ही जहां खेती बाड़ी को बेहतर बनाने की काफी संभावना भी है। फिर वहां पर खास तौर पर ध्यान देकर निवेश और तकनीक पहुंचाना, मतलब मदद वहीं केंद्रित करना जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत और असर हो सकता है। ठीक है, लक्षित मदद। हाँ। दूसरा है वन कंट्री वन प्रायोरिटी प्रोडक्ट, यानी एक देश एक खास उत्पाद। हर देश की अपनी कोई खास फसल या कृषि उत्पाद होता है जिसमें उसकी ताकत होती है। जैसे भारत के लिए मिलेट्स, मतलब मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, ये हो सकते हैं। हाँ, मिलेट्स पर तो आजकल काफी जोर है। बिल्कुल, तो इनको बढ़ावा देकर भारत न सिर्फ अपने किसानों की आय बढ़ा सकता है, बल्कि दुनिया को पौष्टिक और जलवायु के अनुकूल भोजन का विकल्प भी दे सकता है। FAO देशों को ऐसे प्राथमिकता वाले उत्पादों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। और तीसरा है साउथ साउथ और ट्रायंगुलर कोऑपरेशन।
इसका मतलब है विकासशील देशों का आपस में सहयोग। पहले माना जाता था कि सिर्फ अमीर देश मतलब नॉर्थ गरीब देशों यानी साउथ की मदद करेंगे, लेकिन अब भारत, चीन, ब्राजील जैसे कई विकासशील देश खुद काफी आगे बढ़ चुके हैं। उनके पास अपनी तकनीक और अनुभव है, तो अब ये देश आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जैसे भारत खेती में अपना ज्ञान और अनुभव अफ्रीका के देशों के साथ बांट सकता है। ये भी अच्छा विचार है। और चौथा है डिजिटल विलेजेस इनिशिएटिव। कोशिश है कि गांवों और किसानों तक डिजिटल तकनीक पहुंचाई जाए, उन्हें मोबाइल पर ही मौसम की जानकारी मिले, बाजार के भाव पता चल सकें, वे अपनी फसल ऑनलाइन बेच सकें। इससे जानकारी का फासला कम होगा और वे बेहतर फैसले ले पाएंगे। इन सब पहलों का अंतिम लक्ष्य क्या है? इनसे क्या हासिल करने की उम्मीद है? FAO इन सभी कोशिशों के नतीजों को 4 बेटर्स कहता है, यानी 4 बेहतर चीजें। 4 बेहतर चीजें। हाँ, सार ये है कि FAO सिर्फ ज्यादा खाना उगाने पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि पूरी खाद्य प्रणाली को पोषण से लेकर पर्यावरण और किसानों की आय तक एक साथ सुधारने की कोशिश कर रहा है। ये 4 बेहतर चीजें हैं। पहला, बेटर प्रोडक्शन, बेहतर उत्पादन। मतलब खेती ऐसे हो कि कम जमीन, कम पानी में ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का अनाज पैदा हो, बर्बादी कम हो। दूसरा, बेटर न्यूट्रिशन, बेहतर पोषण। सिर्फ पेट भरना काफी नहीं, लोगों को पौष्टिक खाना मिले जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, कुपोषण खत्म हो। तीसरा, बेटर एनवायरनमेंट, बेहतर पर्यावरण। खेती इस तरह से की जाए कि हमारी जमीन, पानी, जंगल, जैव विविधता इनको नुकसान ना पहुंचे, खेती टिकाऊ हो। और चौथा, बेटर लाइफ, बेहतर जीवन। इन सब के जरिए गांव में रहने वाले लोगों, खासकर छोटे किसानों, महिलाओं, मजदूरों, इनकी जिंदगी बेहतर हो, उनकी गरीबी कम हो और वे सम्मान के साथ जी सकें। तो ये एक समग्र दृष्टिकोण है, प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट और लाइफ। और अब आते हैं आज के तीसरे विषय पर, IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर। 2023 में G20 समिट के दौरान जब इसकी घोषणा हुई तो इसे एक बड़ी गेम चेंजर परियोजना माना गया था। इसका मुख्य मकसद था भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने के लिए एक नया, तेज और किफायती रास्ता बनाना, जो स्वेज नहर वाले पारंपरिक समुद्री रास्ते का विकल्प बन सके। हाँ, ये योजना काफी महत्वाकांक्षी है और ये सिर्फ एक सड़क या रेल लाइन नहीं है, बल्कि समुद्र और जमीन के रास्तों का एक मिला-जुला नेटवर्क है। प्लान के मुताबिक भारत के पश्चिमी बंदरगाहों से जहाज के जरिए सामान UAE पहुंचेगा, फिर UAE से सऊदी अरब, जॉर्डन होते हुए इजराइल तक रेल लाइन बिछाई जाएगी या मौजूदा नेटवर्क का इस्तेमाल होगा, और फिर इजराइल के हाइफा जैसे बंदरगाह से जहाज के जरिए सामान यूरोप के ग्रीस या इटली जैसे देशों तक पहुंचेगा। अनुमान था कि इससे भारत से यूरोप तक सामान भेजने का समय करीब 40% तक कम हो सकता है। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ माल ढुलाई का रास्ता नहीं है। इसके साथ साथ बिजली की ग्रिड जोड़ने के लिए केबल, स्वच्छ ऊर्जा जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, उसे ले जाने के लिए पाइपलाइन और तेज इंटरनेट के लिए हाई स्पीड डेटा केबल बिछाने की भी योजना है। यानी ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कॉरिडोर है। लेकिन जब इसकी घोषणा हुई थी तब माहौल थोड़ा अलग था। इजराइल और कई अरब देशों जैसे UAE, बहरीन, इनके बीच अब्राहम अकॉर्ड के तहत रिश्ते सामान्य हो रहे थे। सऊदी अरब के भी इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की बात चल रही थी, लेकिन पिछले 1 साल में खासकर इजराइल हमास युद्ध के बाद मध्य पूर्व में हालात बहुत बदल गए हैं। बिल्कुल, हालात काफी बदले हैं। इजराइल और हमास के बीच वो लंबा और विनाशकारी युद्ध चला, जिसने पूरे क्षेत्र में भारी तनाव पैदा कर दिया है और पुरानी दुश्मनी फिर से उभर आई है। इससे सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य होने की जो प्रक्रिया थी वो रुक गई। हाँ, वो तो रुक ही गई। इसके अलावा अमेरिका और भारत के रिश्तों में भी कुछ उतार चढ़ाव दिखे हैं। हालांकि दोनों बड़े रणनीतिक साझेदार हैं, पर कभी व्यापार के मुद्दों पर जैसे टैरिफ वगैरह या रूस से तेल खरीदने जैसे मामलों पर कुछ मतभेद या दबाव की स्थिति बनी। इस तरह के तनाव वो बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के लिए जो जरूरी आपसी विश्वास और सहयोग होता है उस पर असर डाल सकते हैं, और IMEC जैसी योजनाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। एक और नई बात सामने आई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। हाँ। इससे रूस के उत्तरी तट के साथ एक नया समुद्री रास्ता खुल रहा है, जिसे नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं। ये भी भविष्य में एशिया और यूरोप के बीच एक छोटा समुद्री रास्ता बन सकता है, जो IMEC के लिए एक और चुनौती पेश कर सकता है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए मध्य पूर्व का तनाव, बदलते वैश्विक समीकरण
ये नया आर्कटिक रूट, क्या IMEC अब मतलब ठंडा पड़ गया है? क्या इसका महत्व कम हो गया है? देखिए, चुनौतियां गंभीर हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहना कि IMEC अप्रासंगिक हो गया है, शायद जल्दबाजी होगी। हाल ही में हमने देखा कि लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों ने जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। हाँ, उससे तो बहुत असर पड़ा था शिपिंग पे। बिल्कुल, इससे स्वेज नहर का रास्ता खतरनाक हो गया और दुनिया की बड़ी-बड़ी शिपिंग कंपनियों को अफ्रीका का लंबा चक्कर लगा के यूरोप जाना पड़ा। इससे माल ढुलाई का खर्चा और समय दोनों बढ़ गए। इस घटना ने दिखाया कि हमें व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्तों की कितनी जरूरत है। IMEC ऐसा ही एक विकल्प दे सकता है जो लाल सागर और स्वेज नहर के जोखिमों से बचा हो। इसलिए भूमध्य सागर के आसपास के देशों, खासकर दक्षिणी यूरोप के लिए इसका महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि शायद बढ़ गया है। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है। और भारत का यूरोप के साथ व्यापार लगातार बढ़ रहा है। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर बातचीत आगे बढ़ रही है। UK के साथ ऐसा समझौता हो चुका है। इस बढ़ते व्यापार को संभालने के लिए बेहतर और तेज कनेक्टिविटी चाहिए, जो IMEC दे सकता है। इसका एक रणनीतिक पहलू भी है। जब भारत खाड़ी के अरब देशों का एक प्रमुख आर्थिक और कनेक्टिविटी पार्टनर बनेगा, तो उन देशों में पाकिस्तान का जो पारंपरिक प्रभाव है वो शायद कुछ कमजोर हो सकता है। तो अगर महत्व बना हुआ है, तो इसे हकीकत बनाने के लिए आगे क्या करने की जरूरत है? रास्ता क्या है? मेरे ख्याल से सबसे जरूरी शब्द है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, IMEC का जो नक्शा शुरू में खींचा गया था, उसे पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए। दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। अगर किसी एक देश में, मान लीजिए इजराइल में या किसी और जगह, राजनीतिक अस्थिरता या कोई और दिक्कत आती है, तो प्लान में बदलाव करने, रास्ता बदलने या किसी हिस्से को बाद में बनाने के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है कि कॉरिडोर को टुकड़ों में बनाया जाए या कुछ देशों को छोड़कर वैकल्पिक रूट तलाशे जाएं। मुख्य लक्ष्य है कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। रास्ते थोड़े बदल सकते हैं, टाइमलाइन आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन वो जो रणनीतिक इरादा है वो बना रहना चाहिए। इसे सफल बनाने के लिए सभी भागीदार देशों को समझदारी, धैर्य और बदलते हालात के अनुसार ढलने की क्षमता दिखानी होगी। यानी चुनौतियां अपनी जगह हैं, लेकिन IMEC का विचार अभी भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। बस इसे जमीन पर उतारने के लिए व्यवहारिक सोच, लचीलेपन और लगातार कोशिशों की जरूरत होगी। बिल्कुल। तो आज हमने 3 अलग-अलग लेकिन अहम मुद्दों पर बात की। हमने समझा कि संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका सिर्फ कानूनी मसौदा तैयार करने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें एक नैतिक दिशा और सामाजिक न्याय की आत्मा फूंकने की थी। हमने जाना कि खाद्य और कृषि संगठन FAO भुखमरी और कुपोषण के खिलाफ 80 साल से लड़ रहा है और अब जलवायु परिवर्तन जैसी नई और जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए खेती, पोषण, पर्यावरण और आजीविका को एक साथ साधने वाली रणनीतियां अपना रहा है। वो 4 बेटर्स वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, 4 बेटर्स। और हमने ये भी देखा कि भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC भले ही मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, लेकिन दुनिया में सुरक्षित और भरोसेमंद व्यापार मार्गों की जरूरत के चलते उसका रणनीतिक महत्व बना हुआ है, बशर्ते उसे लागू करने में लचीलापन दिखाया जाए। जी, इन सारी बातों से एक बड़ा सवाल उभरता है। हाँ, क्या सवाल? कि चाहे वो देश का संविधान बनाना हो या सबके लिए भोजन सुनिश्चित करना हो या फिर दुनिया को जोड़ने वाले नए रास्ते बनाना हो, ये सब हमें क्या सिखाते हैं? शायद यही कि अतीत की नींव पर भविष्य बनाने के लिए लगातार कोशिश और तालमेल कितना जरूरी है। और आज की ये दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, उसमें पुरानी योजनाओं और लक्ष्यों को नई हकीकतों के हिसाब से ढालना, उनमें जरूरत के हिसाब से बदलाव लाना, ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद।